सो वेलकम, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम, जय हिंद। स्वागत है सभी दोस्तों का अपने यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, इस चैनल को बनाने के पीछे ये मोटो है कि आपको पता है कि बहुत सारे एग्ज़ाम हमारे पूरे इंडिया में होते हैं एंड उनमें फिजिक्स पूछी जाती है। और ये वो फिजिक्स होने वाली है जो आपके हर एक एग्ज़ाम को कवर करेगी। चाहे आप स्टेट गवर्नमेंट का एग्ज़ाम दो, चाहे आप एनडीए का एग्ज़ाम दो, चाहे आप सीडीएस का एग्ज़ाम दो, चाहे आप एयरफोर्स एक्स ग्रुप का एग्जाम दे रहे हो या नेवी एसएसआर का एग्जाम दे रहे हो या डबल ए का एग्जाम दे रहे हो, किसी भी एग्जाम के लिए ये फिजिक्स आपके लिए कारगर साबित होगी। क्योंकि हम हर एक टॉपिक को इन डेप्थ यहाँ पर सीख लेंगे और हर एक टॉपिक के बारे में अच्छे से चर्चा करके उसके ऊपर क्वेश्चन आंसर्स भी लगा लेंगे। तो दोस्तों, आज जो मैं टॉपिक शुरू करने जा रहा हूँ वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और उसका नाम भी आपने सुना ही होगा। वो है वर्क, एनर्जी, पावर, जिसको हम कहते हैं कार्य, ऊर्जा, शक्ति। है ना? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही प्यारा चैप्टर है। इसको स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं वर्क क्या होता है। मैं आपको इसमें नोट्स भी यहाँ पे लिखाऊंगा। आपको पूरे नोट्स लिखने की भी टेंशन नहीं। जो मैं कॉपी में लिखूंगा या जो भी मैं यहाँ पे बोर्ड पे लिख रहा हूँ वो आपके नोट्स में होनी चाहिए चीजें। ठीक है? तो कार्य क्या होता है दोस्तों, वर्क क्या होता है? तो देखो, अगर मैं बात करूँ कार्य की या वर्क की, तो ये हमारी आमतौर पे जो जिंदगी में हम अपने काम कर रहे हैं सुबह शाम दिन रात, उससे अलग होता है। क्योंकि हम फिजिक्स के वर्क को हम नॉर्मली जो अपने दिन भर के काम धाम होते हैं उनसे नहीं जोड़ते। ठीक है? देखो दोस्तों, फिजिक्स का वर्क कहता है कि अगर आप किसी वस्तु पर या किसी बॉडी पर एक फोर्स लगाएं और वो बॉडी अपनी जगह से मूव करे तो ही वर्क माना जाएगा। मेरी बात ध्यान से समझना। अगर आप किसी वस्तु पर कुछ बल लगा रहे हैं, माना ये m द्रव्यमान की वस्तु है और इस पे कुछ आप बल लगाएंगे। जब आपने कुछ बल लगाया तो ये m द्रव्यमान की वस्तु अपनी a स्थान को छोड़ के b स्थान पर पहुंच गई। ठीक है? यानी कि इसने कुछ विस्थापन यहां पर तय किया। जब आपने बल लगाया तभी तो ये वस्तु मूव हुई ना, तभी तो ये वस्तु चली है। तो बिल्कुल आपको फोर्स अप्लाई करना है और बॉडी ने डिस्प्लेसमेंट करना है और तभी ऐसी कंडीशन में आप कहेंगे यस, वर्क हैज बीन डन। यानी कि कार्य कब होता है? वर्क तभी होगा दोस्तों जब फोर्स अप्लाई हो, व्हेन फोर्स इज अप्लाइड एंड द बॉडी डिस्प्लेस एंड द बॉडी डिस्प्लेस। यानी कि कार्य कब होता है दोस्तों? तो कार्य हमेशा तब ही होगा जब बल लगाया जाएगा किसी वस्तु पर और विस्थापन हो। ये एक छोटी सी बेसिक सी डेफिनेशन थी। कई कई बार हम इसको ऐसे भी लिखते हैं, वर्क when force is applied and the body is displaces in the direction of force। यानी कि जब बल लगाया जाएगा वस्तु पर और वस्तु बल की दिशा में ही विस्थापित हो। ठीक है दोस्तों? तो यहां से हमें दो चीज पता लगती है, वो ये कि जो वर्क है, कार्य है, जो कार्य है यह दो चीजों पर निर्भर करता है। एक हो गया दोस्तों आपके पास फोर्स। वर्क कितनी चीजों पे डिपेंड कर रहा है? फोर्स। और दूसरा डिपेंड कर रहा है दोस्तों डिस्प्लेसमेंट पे, यानी कि विस्थापन पे। यानी कि जो कार्य है ये दो चीजों पर निर्भर करता है, एक तो बल पर और दूसरा विस्थापन पर। ठीक है? विस्थापन को फिजिक्स में एस से दर्शाते हैं और बल को फिजिक्स में एफ से दर्शाते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि जो वर्क होता है वो होता है इन दोनों का गुणनफल। अब दोस्तों, होता क्या है, जरा ध्यान से समझना। हमने अभी वेक्टर्स पढ़े थे और वेक्टर्स में हम लोगों ने ये भी देखा है कि जो वर्क है ये एक तरीके की स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी है यानी कि ये एक तरीके की अदिश राशि है। और जो बल है दोस्तों, ये हमारे पास एक तरीके की वेक्टर क्वांटिटी होती है और
डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर। यानी कि दो वेक्टर जब आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमें क्या मिल रहा है, एक स्केलर आंसर मिल रहा है। तो आपको ध्यान में रखना है जो वर्क है वो एक स्केलर प्रोडक्ट होता है, और स्केलर प्रोडक्ट को हम डॉट प्रोडक्ट कहते हैं। ठीक है, स्केलर प्रोडक्ट को हम डॉट प्रोडक्ट कहते हैं, जिसके कारण जो ये वर्क का फॉर्मूला है वो बन जाता है W इज इक्वल्स टू एफ, डॉट हटता है तो क्या आता है, कॉस और थीटा। नाउ थीटा जो होता है, जो ये थीटा कोण है, थीटा जो है वो एंगल होता है फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट के बीच का। यानी कि जो थीटा है वो बल और विस्थापन के बीच का कोण है। तो यहां से हमें बल के दो फॉर्मूले मिल गए। जब एंगल ना दिया हो सो वर्क इज इक्वल्स टू हो जाता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और जब इन दोनों के बीच का कोई कोण हमें पता हो तो बन जाता है एफ एस कॉस थीटा। हालांकि फॉर्मूले दोनों सेम ही हैं। ठीक है, तो नाउ दोस्तों यहां पर ना एक चीज कंसिडर करते हैं। अगर थीटा का मान, मान के चलो अगर थीटा का मान है 0 डिग्री, इसका मतलब क्या होता है, देखो थीटा का मान 0 डिग्री का मतलब होता है दोस्तों कि बल और विस्थापन दोनों एक ही दिशा में लग रहे हों। क्योंकि जब भी थीटा 0 होता है तो इस कंडीशन को कहते हैं पैरेलल। पैरेलल यानी कि समांतर की शर्त है। तो जब भी बल और विस्थापन आपस में समांतर होंगे, इस क्षण या इस केस में थीटा का मान 0 होगा, और इस केस में जो वर्क डन आएगा वो आ जाएगा एफ एस कॉस 0। और आप बहुत अच्छे से जानते हैं दोस्तों, जो कॉस 0 होता है उसका मान होता है 1, है ना। तो cos 0 होता है 1, और इस टाइम जो वर्क डन निकलेगा F इंटू एस। तो इसकी जो स्टैंडर्ड डेफिनेशन होती है ना, जो इसकी परिभाषा है, क्या दी जाती है, जब बल लगाया जाए और उसी दिशा में यानी कि उसी डायरेक्शन में विस्थापन हो, तभी कहते हैं कि कार्य हुआ है। तो दोस्तों बिल्कुल कार्य कब होगा, जब बल और विस्थापन एक ही दिशा में हो। तो ऐसे केस में हम कहेंगे थीटा 0 डिग्री है, यानी कि ये दोनों के दोनों पैरेलल हैं। जिधर आपने इसको धकेला, जिधर आपने इस वस्तु को धकेला उधर ही ये वस्तु गई। आपने इधर से धक्का दिया तो ये वस्तु इधर से इधर को सरक के आ गई, यानी कि कुछ विस्थापन इसने किया है। इस केस में जो वर्क बन जाएगा वो बन जाएगा F इंटू एस। छोटी सी ये बात है, छोटी सी ये बात है वर्क की कहानी के ऊपर। नाउ थोड़ी सी और बात करते हैं इसके ऊपर चर्चा। नाउ दोस्तों मान लिया जाए कि वर्क का फॉर्मूला अभी F इंटू एस ही है, यानी कि फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट ही है। मैं यहाँ पर मल्टीप्लाई लिख रहा हूँ दोस्तों, ध्यान रखना डॉट प्रोडक्ट होता है। लेकिन अभी मैं कंडीशन ये लेके चल रहा हूँ कि थीटा का मान कितना है 0 डिग्री, यानी कि दोनों समान है। यानी कि कार्य जो होता है वो क्या होता है, कार्य बराबर होता है बल गुणा विस्थापन। ये बात तो समझ में आती है। ठीक है सर, तो दोस्तों अगर हम यहाँ से यूनिट की बात करें, यानी कि यूनिट ऑफ वर्क की बात करें, तो इकाई क्या होती है, तो फोर्स होता है दोस्तों आपके पास, देखो फॉर्मूला लिखा वापस F इंटू एस। यूनिट ऑफ फोर्स यानी कि बल की इकाई होती है न्यूटन, और विस्थापन की होती है मीटर। तो न्यूटन मीटर इसकी एक इकाई है, पहली इकाई आएगी न्यूटन मीटर। एक न्यूटन मीटर को ही दोस्तों हम लोग एक जूल कहते हैं। एक न्यूटन मीटर को ही क्या कहा जाता है, जूल। तो जूल इसकी एसआई इकाई है, ये बात आपको याद रखनी है, जूल इसकी एसआई इकाई है। ठीक है, जूल इसकी एसआई इकाई है। नाउ हमें एक चीज और पता है भैया, फोर्स बराबर तो मास इनटू एक्सेलरेशन होता है, न्यूटन के सेकंड नियम के कंक्लूजन से हमें यह पता है कि F बराबर ma होता है। यदि F बराबर ma है तो हमारे पास यहां से जो फोर्स की यूनिट होती है वो मिलती है केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो अगर हम दोस्तों इस फोर्स को इस इक्वेशन नंबर 1 में लगाएं तो कार्य का सूत्र आपको क्या मिलेगा, मास इंटू एक्सेलरेशन इंटू डिस्प्लेसमेंट, यानी कि द्रव्यमान गुणा त्वरण गुणा विस्थापन। तो आपको द्रव्यमान की जगह द्रव्यमान की इकाई चिपकानी है, त्वरण की जगह त्वरण की चिपकानी है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और डिस्प्लेसमेंट है दोस्तों, ठीक है, ये टाइम नहीं है,
इसको सेकंड मत कर देना कि कभी आप इस सेकंड से इसको काट दें, नहीं, ठीक है। ये डिस्प्लेसमेंट है तो डिस्प्लेसमेंट मीटर में होती है, इसकी इकाई मीटर होगी, यानी कि विस्थापन मीटर पे नापा जाता है। तो इकाई बन जाएगी केजी मीटर का स्क्वायर पर सेकंड का स्क्वायर, जिसको हम कई बार ऐसे भी लिखते हैं केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। अगर हम यहाँ से इसके डायमेंशन की बात करें, यानी कि विमीय सूत्र की बात करें, डायमेंशन की अगर हम बात करें, यानी कि अगर आपसे इसका विमीय सूत्र पूछा जाए कि कार्य का विमीय सूत्र क्या होता है, तो कार्य का विमीय सूत्र आपको मिलेगा, अभी इकाई हमने पढ़ी केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, तो केजी के लिए हम क्या यूज करेंगे दोस्तों, एम, बड़ा एम, मीटर के लिए आ जाएगा एल का स्क्वायर और टाइम के लिए आ जाएगा टी माइनस टू। तो ये हो जाती है इसकी विमीय सूत्र यानी कि डायमेंशन फॉर्मूला, ठीक है। ये छोटी छोटी सी चीज थी, इसको हम कहते हैं डायमेंशन फॉर्मूला। नाउ यहीं पर एक छोटा सा नोट और डालेंगे और नोट डाल के लिखेंगे सीजीएस इकाई, यानी कि सीजीएस यूनिट ऑफ वर्क। सीजीएस इकाई क्या होती है, कार्य की, वर्क की। तो हमने देखा है 1 न्यूटन मीटर ही 1 जूल होता है। क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 1 जूल बराबर 1 न्यूटन मीटर है, और 1 न्यूटन के अंदर होते हैं 10⁵ डाइन, है ना दोस्तों, और मीटर के अंदर होते हैं 10⁵2 सेंटीमीटर। आपने न्यूटन को बदल दिया डाइन में, मीटर को बदल दिया सेंटीमीटर में। तो 1 जूल के अंदर आपको मिलेगा 10⁵5 और 2 7 डाइन सेंटीमीटर। तो दोस्तों इसी डाइन सेंटीमीटर को जैसे 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 हमने 1 न्यूटन मीटर को क्या कहा था, 1 न्यूटन मीटर को हमने 1 जूल कहा था, वैसे ही 1 डाइन सेंटीमीटर जो होता है एक अर्ग कहलाता है, अर्ग, ठीक है। 1 डाइन सेंटीमीटर क्या कहलाएगा, अर्ग। तो हम कहते हैं 1 जूल के अंदर 10⁵7 डाइन सेंटीमीटर, यानी कि 1 जूल के अंदर 10⁵7 और एक देखो डाइन सेंटीमीटर को क्या कहते हैं, अर्ग। तो 1 जूल के अंदर होते हैं 10⁵7 अर्ग, ठीक है। 1 जूल के अंदर होते हैं 10⁵7 अर्ग, और इनको हम कहते हैं इसकी सीजीएस इकाई। तो सीजीएस इकाई क्या होती है दोस्तों, कार्य की। जैसे एसआई इकाई हमने आपको बताई, एसआई यूनिट ऑफ वर्क होती है जूल, कार्य की एसआई इकाई क्या होती है इसकी, जूल। उसी तरीके से सीजीएस यूनिट ऑफ वर्क होती है अर्ग, ठीक है। सीजीएस इकाई क्या होगी कार्य की, वो होती है अर्ग। छोटी छोटी चीजें आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। नाउ दोस्तों ये तो था हमारे पास वर्क डन की कहानी। आओ इस पे एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन बहुत ही आसान और बहुत ही प्यारा है, पर इस क्वेश्चन को लगाना भी जरूरी है। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन में है, द करेक्ट रिलेशन बिटवीन जूल एंड अर्ग, यानी कि जूल और अर्ग के बीच सही संबंध कौन सा है। बताएं। सबसे पहला ऑप्शन है 1 जूल बराबर 10⁻⁻7 अर्ग। दूसरा ऑप्शन है 1 जूल बराबर 10⁻+7 अर्ग। तीसरा है 1 जूल बराबर 10⁻⁻5 अर्ग। और चौथा ऑप्शन कह रहा है 1 जूल बराबर 10⁻5 अर्ग।
तो दोस्तों इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए देखो, वैसे तो अच्छी बात है, अगर याद है तो बहुत अच्छी बात है, जैसे मैंने आपको बता ही दिया है। फिर भी अगर याद नहीं तो आपको याद रखना है, एक जूल को हम कहते हैं 1 न्यूटन मीटर। जूल को जूल रखें, न्यूटन को बदल दे डाइन में तो 10⁵ और मीटर को बदल दे सेंटीमीटर में 100 सेंटीमीटर। आपको पता होना चाहिए, अगर बेस सेम है यानी कि 10 के आधार सेम है ना, 10⁵ है यहाँ पे 10⁵2 है, और डाइन और सेंटीमीटर को मैं 7 लिख देता हूँ। तो जब आधार सेम होते हैं तो पावरें यानी कि घातें जोड़ी जाती हैं, तो 5 और 2 हो जाएंगे 7, पावर्स ऐड कर देते हैं डाइन सेंटीमीटर, और 1 डाइन सेंटीमीटर को ही हम अर्ग कहते हैं। तो आपका आंसर होगा 1 जूल के अंदर 10⁵7 अर्ग। याद है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं याद होता तो इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, आसान ही क्वेश्चन है पर इस क्वेश्चन को भी लगाएंगे। क्वेश्चन है, अ फोर्स ऑफ 10 Newton is able to displace a body by 10 meter. Calculate the amount of work done. कह रहा है एक 10 न्यूटन का बल किसी वस्तु को 10 मीटर तक विस्थापित करता है। कार्य कितना होगा, या बल द्वारा कार्य ज्ञात कीजिए। तो ऑप्शन पहला कह रहा है दोस्तों 10 न्यूटन मीटर, या फिर हम इसको 10 जूल कह लें। दूसरा कह रहा है 100 जूल। तीसरा कह रहा है 1000 जूल। चौथा कह रहा है 1 जूल। तो जब भी न्यूमेरिकल आए दोस्तों, न्यूमेरिकल आने के लिए सबसे पहले हम लोगों को क्या करना है, गिवन डाटा लिखना है। क्या लिखना है? गिवन डाटा, कि हमें क्वेश्चन में दे क्या क्या रखा है, सबसे पहले हमें वो लिखना होता है। हमें सबसे पहले ये देखना है कि हमें क्वेश्चन में क्या क्या दिया है। तो गिवन डाटा, तो देखो आपको फोर्स दे रखा है 10 न्यूटन का, 10 न्यूटन का बल दे रखा है, जिसके कारण जो विस्थापन हो रहा है यानी कि जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो 10 मीटर हो रहा है। सिंपल। आपसे पूछा है कैलकुलेट अमाउंट ऑफ वर्क डन, यानी कि आपसे कार्य पूछा है, तो भैया आपने क्या कर दिया, कार्य के आगे लगा दिया क्वेश्चन मार्क, यानी कि सारी हिंट आपने लिख दी और लगा दिया क्वेश्चन मार्क। दूसरा स्टेप होगा आपका फॉर्मूला यूज्ड, आपने क्या फॉर्मूला यूज किया है। तो फॉर्मूला हम यूज करेंगे वर्क इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, यानी कि कार्य बराबर बल गुणा विस्थापन। तो दोस्तों बस कुछ नहीं करना, वैल्यू लगा दो 10 न्यूटन गुणा 10 मीटर, और आपका आंसर आ जाएगा 10 10 100 न्यूटन मीटर, जिसको हम कहते हैं 100 जूल। तो आपका कार्य आ गया 100 जूल, और आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को करेंगे जब आपको सिंपल एक फोर्स दे रखा हो और एक आपसे क्या पूछा हो, डिस्प्लेसमेंट आपको दे रखी हो। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है दोस्तों कि एक बॉडी है, इसको 60 न्यूटन का फोर्स कुछ इस तरीके से खींच रहा है। ठीक है, यानी कि ये जो लग रहा है फोर्स, और बॉडी जो डिस्प्लेस हो रही है वो इधर की तरफ हो रही है, यानी कि बॉडी जो डिस्प्लेस हुई है वो हुई है 10 मीटर डिस्प्लेस। ठीक है दोस्तों, बॉडी 10 मीटर डिस्प्लेस हुई है बाय दिस फोर्स, यानी कि किसी वस्तु को या ट्रॉली को आपने इस तरीके से खींचा जिसके कारण बॉडी विस्थापित होकर पहुंच गई यहां पर। ठीक है, इस ए पोजीशन से इस बी पोजीशन पे वस्तु आ गई। ये जो एंगल लग रहा है यानी कि जो कोण है वो दे रखा है 60 डिग्री का, यानी कि द फोर्स इज एक्टिंग एट 60 डिग्री। आपसे पूछा है इस डायग्राम को देख के कार्य बताएं। ठीक है, कार्य बताएं।
तो दोस्तों कुछ नहीं करना, आपको सबसे पहले फोर्स का वो कंपोनेंट तोड़ना है जो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में है, हमेशा याद रखना। इसकी देखो स्टैंडर्ड डेफिनेशन क्या कहती है, कार्य की जो डेफिनेशन है वो क्या कहती है कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में हो, यानी कि अभी तो नहीं है। इस क्वेश्चन में देखो बल तो ये लग रहा है, बल तो ये ऊपर की तरफ लग रहा है। तो अगर बल ऊपर की तरफ लग रहा है तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इसको स्टैंडर्ड डेफिनेशन के हिसाब से देखना है, इसकी परिभाषा के हिसाब से देखना है। और परिभाषा ये कहती है कि बल और विस्थापन एक ही दिशा में हो तो ही कार्य होगा। यानी कि हमें बल का वो घटक लेना होगा, वो कंपोनेंट लेना होगा जो डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में हो, यानी कि डिस्प्लेसमेंट किधर हुई है, इधर की तरफ हुई है, तो इस डायरेक्शन में हो। तो दोस्तों दो तरीके से घटक लिए जाते हैं, ध्यान से समझना कंपोनेंट्स कैसे लिए जाते हैं। माना अगर यहां पर ये एफ फोर्स लग रहा है और आपको एंगल दे रखा है, ये मान लिया कुछ भी एंगल दे रखा है थीटा, तो दोस्तों जिस साइड के साथ थीटा चिपका होगा, देखो इसके साथ चिपका है ना थीटा, अगर आप देखेंगे तो इस वाली साइड के साथ थीटा चिपका है, जिस वाली साइड के साथ थीटा चिपका होता है वो वाली साइड होती है कॉस थीटा का घटक, यानी कि ये टूटती है कॉस थीटा में। अब ये जो फोर्स है ये बीच में है, तो इसके अलावा एक घटक और टूटेगा ऊपर की तरफ, जिसको हम बोलते हैं एफ साइन थीटा। ध्यान रखना दोस्तों, जिस साइड के साथ थीटा एंगल चिपका है वो वाली साइड होती है कॉस थीटा, और जो खाली साइड होती है उसको कहते हैं साइन थीटा। तो हम यहाँ पर कौन सी साइड लेने वाले हैं, जिसमें फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक ही दिशा में हो, यानी कि बल और विस्थापन एक ही दिशा में हो, तो वो है ये वाली साइड। तो ये लेंगे हम एफ कॉस थीटा, यानी कि 60 डिग्री। तो दोस्तों हमारा जो कार्य बन जाएगा उसका सूत्र सिंपल आ जाएगा, एफ cos 60 डिग्री इनटू डिस्प्लेसमेंट, बस आंसर अब आ जाएगा। F की वैल्यू 60 न्यूटन दे रखी है दोस्तों, cos 60 का मान होता है 1/2, S दे रखा है 10, तो इससे इसको उड़ा दो 30 और आंसर आ जाएगा आपको 30 गुणा 10 यानी कि 300 जूल। आपको हमेशा ध्यान में रखना है कि आपको थीटा का वो वाला कंपोनेंट लेना है, या फोर्स का वो वाला घटक लेना है, बल का वो वाला घटक लेना है जो विस्थापन की दिशा में हो, जो विस्थापन की दिशा में हो दोस्तों, ये बात ध्यान में रखिएगा। चलिए इस पे एक क्वेश्चन और मैं आपको देता हूँ, डायग्राम वाला ही बताता हूँ, बड़ा ध्यान से समझिएगा। मान लिया ये यहाँ पर एक ट्रॉली है जिसको एक फोर्स खींच रहा है वर्टिकल के साथ, वर्टिकल के साथ 30 डिग्री के एंगल पे। देखो ध्यान से सुनना, वर्टिकल यानी कि ऊर्ध्वाधर 30 डिग्री का कोण बना रहा है ये 40 न्यूटन का बल, जिसके कारण क्या हुई, इस वस्तु ने कुछ विस्थापन किया है 5 मीटर का। आपसे पूछा है कि भैया कार्य बताएं। अब दोस्तों आपको क्या करना है, सबसे पहले इस फोर्स का आपको हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तोड़ना पड़ेगा, यानी कि वो घटक लेना पड़ेगा जो विस्थापन की दिशा में है। अब विस्थापन किधर हुई है, इधर, तो आपको देखो अगर 30 ऊपर है तो ऊपर वाला कौन सा घटक होगा, ध्यान से सुनना दोस्तों, एफ कॉस 30। सर ये कैसे हो सकता है, ध्यान से समझो, मैंने आपको बोला था कि आप हमेशा याद रखेंगे कि आपको वही घटक लेना जिसके साथ थीटा चिपका हो, वो कॉस थीटा होता है। तो दोस्तों इस टाइम यहां पर बल का कौन सा घटक लग रहा है, एफ, ध्यान से सुनना, एफ साइन 30। तो अब यहां पर विस्थापन के डायरेक्शन में एफ साइन 30 है ना, एफ साइन 30 है, तो यहां पर जो कार्य निकलेगा, क्यों, क्योंकि विस्थापन के दिशा में क्या जा रहा है साइन 30। अब देखो इस हिसाब से तो आप बोलोगे सर वर्क इज इक्वल टू एफ साइन 30 लगा दें क्या, बिल्कुल आप लगा सकते हो, बिल्कुल, क्योंकि विस्थापन के साथ और बल के साथ थीटा कितना है दोस्तों, 60 डिग्री है, क्योंकि विस्थापन के साथ और बल के साथ का कोण 60 डिग्री है। तो आप चाहें तो एफ साइन 30 लगाएं तो भी आपका आंसर सेम होगा, या एफ कॉस 30 लगाएं, सॉरी एफ कॉस 60 लगाएं। आपको एक बात बस ये ध्यान में देनी है कि विस्थापन के साथ हमें बल का वो वाला घटक लेना है जो उसकी दिशा में हो। तो देखो विस्थापन आगे की तरफ थी और उसी दिशा में हमें घटक लेना था,
तो अगर वर्टिकल के साथ एंगल 30 बना रहा है तो नीचे 60 बना रहा होगा, यानी कि f cos 60 नीचे की तरफ होगा। आप ये वाला घटक लेंगे, क्योंकि आपको अच्छे से अगर याद हो W इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा में मैंने ये थीटा क्या बताया था आपको, थीटा इन दोनों के बीच का कोण बताया था, और यहाँ पर ये थीटा विस्थापन और बल के बीच का कोण नहीं है। ठीक है, तो आपने या तो एफ साइन 30 निकाल लिया उसका कंपोनेंट, या फिर आपने क्या निकाल लिया, पहले उसके बीच का कोण निकाला और एफ कॉस 30 निकाला। तो मैं आपको यहाँ पे एक नई चीज ऐड करना चाहता हूँ, वो ये कि अगर उन दोनों के बीच एंगल नहीं दिया हो तो आपको दिमाग में ऐसा सोचना है कि विस्थापन और बल दोनों एक ही दिशा में चल रहे हो, एक ही डायरेक्शन में हो, यानी कि इन दोनों का एक ऐसा घटक लेना है बल का जो विस्थापन की दिशा में हो। तो बस दोस्तों, चाहे तो एफ साइन 30 इनटू डिस्प्लेसमेंट 5 लगाएं, आपका आंसर तब भी आ जाएगा। साइन 30 का मान आपको पता है 1/2 होता है, 2 से कटेगा 20, आंसर तब भी 100 जूल आएगा। और देखो साइन 30 से कभी किसी ने वर्क डन सोचा था निकल सकता है, बिल्कुल, अगर कंपोनेंट वर्टिकल के साथ दिया हो। नहीं तो एफ कॉस 60 निकालेंगे, इनटू डिस्प्लेसमेंट करेंगे, तो एफ यानी कि 40, कॉस 60 का मान भी 1/2 इंटू 5, आंसर आपका तब भी कितना ही आएगा दोस्तों, 100 जूल। तो आपको एक बात ध्यान में रखनी है कि हम फोर्स का वो कंपोनेंट लेते हैं जो डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में हो। तो घटक कौन सा लेते हैं दोस्तों, ऑलवेज टेक दैट कंपोनेंट ऑफ फोर्स which is in the direction of displacement। बल का हमेशा वही घटक लें जो विस्थापन की दिशा में होता है। तो आई होप दोस्तों ये छोटी सी बात आपको समझ में आ गई होगी कि कैसे आप बल गुणा विस्थापन से कार्य निकाल सकते हैं। अब अगली क्लास में हम जाएंगे वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स, यानी कि जब फोर्स बदल रहा हो, जब बल जो है वो चेंज हो रहा हो हर एक क्षण, तो तब उससे कार्य कैसे निकाला जाए, तो उसे पढ़ेंगे हम अगली क्लास में। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा, आया होगा तो कमेंट जरूर करें, एंड मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, ओवर एंड आउट, जय हिंद, गॉड ब्लेस यू ऑल।